राहुल एक ऐसा इंसान था जिसे पुरानी इमारतों की सड़न में एक अजीब सा सुकून मिलता था। पेशे से आर्किटेक्ट, लेकिन रूह से एक शिकारी, पुरानी यादों का शिकारी। मुंबई के परेल इलाके की वो पतली संकरी गलियां, जहां सूरज की रोशनी भी दाखिल होने से पहले इजाजत मांगती है, वहां खड्डी थी शून्य निवास। यह चौल 120 साल पुरानी थी। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और प्लास्टर ऐसे झटत रहा था जैसे किसी बूढ़े इंसान की खाल। राहुल ने जब पहली बार इसके भारी सागवान के दरवाजे पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि लगती ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। दरवाज़ा खोलते ही एक ऐसी गंध आई जिसने राहुल के फेफड़ों को जकड़ लिया। यह गंध धूल की नहीं थी, यह गंध थी ठहरे हुए वक्त की। घर के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि राहुल को अपनी ही पलकें झपकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने अपना कैमरा ऑन किया और धीरे से बोला, दोस्तों, आज मैं उस जगह हूं जहां से कोई वापस नहीं आया। उसने जैसे ही अपना पहला कदम ड्राइंग रूम के फटे हुए कालीन पर रखा, फर्श से एक चरचराहट की आवाज़ आई। राहुल रुक गया। उसे लगा पीछे कोई खड्डीदा है। उसने मुद्द कर देखा, पर वहां सिर्फ धूल के गुब्बार उड़क रहे थे। बेडरूम के कोने में एक पुराना संदूक रखा था। राहुल ने उसे हटाया तो नीचे फर्श के तख्ते कुछ डीले दिखे। उसने जब उन तख्तों को उखाड़ा तो नीचे एक लोहे का गोल छल्ला दिखाई दिया। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। एक भारी लोहे का दरवाज़ा खुला, जिसके पीछे सिवाय काले अंधेरे के और कुछ नहीं था। उस दरवाजे के किनारे पर एक पीतल की प्लेट लगी थी, जिस पर खुदा था। समय यहां आकर थक जाता है। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां पत्थर की थीं और बहुत संकरी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, ऊपर की रोशनी धुंधली होती गई। 10 सीढ़ियां, 50 सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां। राहुल को लगा कि अब तक तो उसे जमीन के दूसरे लेवल पर होना चाहिए था, लेकिन सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। 200 सीढ़ियां पार करने के बाद राहुल के घुटनों में दर्द होने लगा। उसने रुककर ऊपर देखा। ऊपर का दरवाज़ा अब एक छोटे से चमकते बिंदु जैसा दिख रहा था। उसने नीचे देखा। अंधेरा और भी घना हो गया था। राहुल के माथे पर पसीना आने लगा। उसे महसूस हुआ कि हवा भारी हो रही है। उसने वापस ऊपर भागने का फैसला किया। वह पूरी ताकत से ऊपर की तरफ दौड़ा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। राहुल बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी छाती में जलन हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर का दरवाज़ा छूने की कोशिश की, वो दंग रह गया। वो वापस उसी जगह खड्डा था जहां से उसने सीढ़ियां उतरना शुरू किया था। वह ऊपर भागा था, पर पहुंच नीचे गया था। यह मुमकिन नहीं है, राहुल चिल्लाया। उसकी आवाज़ अंधेरे में टकराकर वापस आई, लेकिन वह आवाज़ उसकी नहीं थी। वह आवाज़ किसी बूढ़े इंसान की थी। राहुल ने फिर से नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार, हर 10 मिनट की दौड़ के बाद वह उसी लोहे के दरवाजे के सामने खड्डा मिलता। यह एक विजुअल लूप था, एक ऐसा चक्र जहां दिशाएं अपनी पहचान खो चुकी थीं। राहुल फर्श पर बैठ गया। उसके रोने की आवाज़ अब साफ सुनी जा सकती थी। वह अपनी हथेलियों से फर्श को पीट रहा था। बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। करीब 1 घंटे तक राहुल उसी अंधेरे में सिसकता रहा। फिर अचानक उसके पीछे एक और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वहां से एक धुंधली नीली रोशनी आ रही थी। राहुल डगमगाते कदमों से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर कदम रखते ही उसे एक ऐसी खुशबू आई जिसने उसका दिल दहला दिया। ये गीली मिट्टी और तालाब के काई की महक थी। ये 2004 का वो मनहूस साल था। सामने एक विशाल तालाब था जो असल में वहां होना मुमकिन नहीं था। पानी काला और स्थिर था। अचानक पानी में एक हलचल हुई। एक छोटा हाथ बाहर निकला। राहुल, बचाओ, राहुल! वह सुमित था, राहुल का बचपन का दोस्त। राहुल वहीं जम गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसने देखा कि 10 साल का सुमित पानी में डूब रहा है। राहुल के दिमाग में वो यादें बिजली की तरह कौंधीं। उस दिन भी उसने सुमित को डूबते देखा था, और उस दिन भी वह कुछ नहीं कर पाया था। राहुल रोने लगा। उसकी चीखें उस बेसमेंट की दीवारों को फाड़ डेच रही थीं। सुमित, मुझे माफ कर दे, मैं डर गया था, मुझे तैरना नहीं आता था सुमित। लेकिन सुमित का वो कंकाल जैसा हाथ
अब पानी से बाहर निकलकर राहुल की तरफ बढ़ रहा था। पानी की लहरें राहुल के जूतों को छूने लगीं। सन्नाटा छा गया। सिर्फ राहुल की सिसकियों की आवाज आ रही थी। तभी पानी के अंदर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, तूने मुझे मरते देखा, अब तू मुझे महसूस करेगा। सुमित का वो कंकाल जैसा हाथ राहुल के टखने, एंकल को जकड़ चुका था। पानी का तापमान बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन राहुल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका पैर किसी दहकते हुए अंगारे में फंसा हो। वह चीखा। उसने अपना पैर छुद्दाने की कोशिश की, फर्श पर नाखून रख दे, पर सुमित की पकड़े और मजबूत होती गई। धीरे धीरे राहुल उस तालाब के काले पानी के अंदर खींचता चला गया। पानी उसके मुंह में भरने लगा, मिट्टी और सड़न का स्वाद। उसे याद आया कि कैसे सुमित ने आखिरी बार उसे पुकारा था और राहुल बस किनारे पर खड़ा होकर अपनी नई कमीज के गंदे होने का डर पाल रहा था। पानी के अंदर उसे सुमित की सफ़ेद आंखें दिखीं। राहुल ने वहीं पानी के अंदर अपनी आंखें बंद कर लीं और हार मान ली। लेकिन मौत इतनी आसान नहीं थी। अचानक राहुल की आंख खुली। वह एक नए कमरे के फर्श पर पड़ीढ़ा था। ये कमरा पिछले वाले से बिल्कुल अलग था। यहाँ की दीवारें सफ़ेद नहीं थीं, वे गहरे लाल रंग की थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों पर पेंट नहीं, बल्कि ताज़ा खून पोता गया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का ड्रेसिंग टेबल था और उसके सामने एक औरत बैठी थी, जिसकी पीठ राहुल की तरफ थी। वह औरत धीरे धीरे अपने बालों में कंघी कर रही थी। राहुल सिसकते हुए, मीरा, क्या ये तुम हो? प्लीज़ मुझे बताओ कि यह कोई सपना है। मैं इस नर्क से बाहर निकलना चाहता हूँ। मीरा ने कंघी करना बंद कर दिया। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो कानों को फाड़ा देने वाला था। 2 मिनट का मौन। यहाँ सिर्फ राहुल की भारी सांसें और दूर कहीं पानी टपकने की आवाज़ आएगी। राहुल फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। मीरा, बिना मुद्दे, फुसफुसाते हुए, वक्त सबको एक मौका देता है राहुल। तुमने उस रात क्या चुना था? मेरी जान या अपनी वो मीटिंग? अस्पताल की उस ठंडी रात में मैं तुम्हारा नाम पुकारती रही और तुम लंदन के उस आलीशान होटल में शैंपेन पी रहे थे। राहुल गिड़गिड़ाते हुए, मीरा, मैं मजबूर था। मुझे लगा था कि तुम ठीक हो जाओगी। मुझे लगा था कि एक रात से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं वापस आना चाहता था। मैंने टिकट बुक कराई थी, पर मीरा चीखते हुए, झूठ, तुम डर गए थे। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। मीरा अचानक मुद्दी। उसका चेहरा, उसका आधा चेहरा पूरी तरह से छिल चुका था, जैसे किसी ने उसे आरी से काटा हो। उसने अपना हाथ आईने पर रगड़ा। जैसे ही आईने पर दरार पड़ी, राहुल के सीने पर एक गहरा जख्म उभर आया। राहुल जोर से चीखा। दर्द इतना भयानक था कि उसे लगा उसका दिल बाहर निकल आएगा। मीरा ने आईने को फिर से खुरचा और राहुल की खाल उसके बदन से अलग होने लगी। राहुल चीखते और रोते हुए, आहा, रुक जाओ, मीरा रारार, मुझे मार डालो, पर यह दर्द खत्म करो। मैं गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने अपनी सफलता तुम्हारी लाश पर खड्डी की है। मैं एक गंदा इंसान हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मीरा रारार। राहुल करीब 15 मिनट तक उस फर्श पर तड़पता रहा। वह अपनी ही खाल के टुकड़ों को फर्श पर देख रहा था। उसके रोने की आवाज़ अब एक जानवर की चीख जैसी हो गई थी। जब वह पूरी तरह निढाल हो गया तो लाल कमरे की दीवारें पिघलने लगीं और वह एक और अंधेरे गलियारे में गिर पड़ा। वहाँ एक डाइनिंग टेबल लगा था। मेज़ पर एक पुराना मिट्टी का लैंप जल रहा था। वहाँ 2 साएं बैठे थे। राहुल ने पहचान लिया। वो उसके माता पिता थे, लेकिन उनके शरीर पर मांस नहीं था, सिर्फ सूखी हुई खाल हड्डियों से चिपकी थी। उनके सामने की प्लेटों में सड़ी हुई मिट्टी और कीड़े पड्ढे थे। माँ खोखली आवाज़ में, आजा राहुल, बहुत देर कर दी तूने, खाना ठंडा हो गया है। राहुल बिलक बिलक कर रोते हुए, माँ, बाबूजी, आप यहाँ? आप तो साल पहले चले गए थे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके आखिरी वक्त में घर नहीं आ पाया। मैं काम में फंसा था। मैं पिता मेज़ ठोकते हुए, काम? समय नहीं था ना तेरे पास? अब हमारे पास बहुत समय है राहुल, पर हमारे पास जिंदगी नहीं है। तूने हमारा वक्त चुराया, अब हमें अपना वक्त दे। पिता ने राहुल का हाथ पकड़ दिएच लिया। राहुल ने देखा कि उसके हाथ की नसें नीली पड़ दिएच रही हैं।
उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगीं। उसके काले बाल सफ़ेद होकर फर्श पर गिरने लगे। वह 30 साल के जवान से 50, 60 और फिर 80 साल का एक लाचार बूढ़ा बनने लगा। राहुल कमज़ोर आवाज़ में, नहीं, मेरी आंखें, मुझे धुंधला दिख रहा है। माँ, छोड़ दो मुझे, मैं मर रहा हूँ। बाबूजी, मेरा दम घुट रहा है। राहुल करीब 10 मिनट तक उसी टेबल पर टड्डपता रहा, जबकि उसके माता पिता शांति से उसे बूढ़ा होते देखते रहे। कमरे में सिर्फ राहुल की घरघराहट और उसके गिरने वाले बालों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। 2 मिनट का मौन। यहाँ राहुल एक बूढ़े की तरह फर्श पर पड़ा रहेगा, सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई देंगी। राहुल अब एक 85 साल का बूढ़ा बन चुका था। उसके हाथ पैर लकड़ी की तरह सूखे और बेजान थे। उसकी आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई थी कि उसे सिर्फ धुंधली परछाइयां दिख रही थीं। वह घिसटते हुए उस डाइनिंग रूम से बाहर निकला। हर कदम पर उसकी हड्डियों से टूटने की आवाज़ आ रही थी। वह गिरता पड़ता एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो चारों तरफ से आईनों, मिरर्स से घिरा था। ये आईनों का म्यूजियम था। राहुल ने जैसे ही एक आईने के सामने खुद को देखा, उसकी रूह कांप गई। आईने में दिख रहा शख्स वह राहुल नहीं था जो आज का था, बल्कि वह वही राहुल था जो 100 साल पहले इसी घर का मालिक था। अचानक आईने के अंदर से एक आवाज़ आई। यह आवाज़ राहुल की अपनी थी, पर बहुत ही भारी और प्राचीन आवाज़। 12 अगस्त 1924। याद है तुम्हें यह तारीख? तुमने अपनी पत्नी को मौत से बचाने के लिए वक्त को कैद करने का फैसला किया था। तुमने सोचा था कि तुम वक्त के देवता को धोखा दे दोगे, पर वक्त कैद नहीं हुआ राहुल। वक्त भूखा हो गया। राहुल की नज़र फर्श पर पड़ी। वहां एक धूल से सनी हुई ब्लूप्रिंट रखी थी। राहुल ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर उसी के दस्तखत, सिग्नेचर थे और तारीख थी 12 अगस्त 1924। द 5-minute फाइनल मोनोलॉग, द आर्किटेक्ट्स रिग्रेट। राहुल फटी हुई आवाज़ में, तो ये सब मैंने शुरू किया था? ये नर्क मेरा ही बनाया हुआ है? मैंने सोचा था कि अगर मैं वक्त को एक लूप में बांध दूंगा तो मेरी पत्नी कभी मरेगी नहीं। हम हमेशा के लिए उस एक हसीन पल में कैद रहेंगे। पर मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद को और अपनी आने वाली हर रूह को इस कोल्हू में पीस दिया। मैं हर 100 साल में वापस आता हूँ, नया शरीर लेकर, नई यादें लेकर, सिर्फ अपना ही शिकार बनने के लिए। मैं ही शिकारी हूँ, मैं ही जाल हूँ और मैं ही वो परिंदा हूँ जो इसमें फंसता है। कितनी बार मैंने ये सीढ़ियाँ उतरी होंगी। कितनी बार मैंने सुमित को मरते देखा। कितनी बार मैंने मीरा को धोखा दिया। ये कोई सज़ा नहीं है, ये मेरा अपना बनाया हुआ अनंत नर्क है। राहुल की आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। वह समझ गया कि जब तक यह घर खड़ा है, वह कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। वह आईनों के कमरे के बीचों बीच पहुंचा, जहां फर्श पर वही उरोबरोस, अपनी पूंछ खाता हुआ सांप का निशान बना था। 10 मिनट का फाइनल डिस्ट्रक्शन लूप। राहुल ने अपनी बची कुची ताकत जुटाई। उसने पास पड़े एक भारी लोहे के रॉड को उठाया। राहुल चीखते हुए, अगर मैं ही शुरुआत हूं तो मैं ही अंत हूं। इस सांप का सिर अब उसकी पूंछ से अलग करना होगा। उसने जोर से उस निशान पर वार किया। जैसे ही रॉड फर्श से टकराया, पूरी चौल किसी भूकंप की तरह कांपने लगी। आईने चटकने लगे। हर टूटे हुए आईने के टुकड़े से एक अलग राहुल की चीख सुनाई दे रही थी। किसी में वो बच्चा था, किसी में जवान, किसी में लाश। दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा और वहां से ईंटें नहीं बल्कि रेत, सैंड बहने लगी। सदियों का वक्त जो इन दीवारों में कैद था, अब एक साथ बाहर निकल रहा था। राहुल के शरीर की खाल भी रेत बनकर उड़ने लगी। द 2-minute साइलेंस स्ट्रैटेजी। राहुल अब घुटनों पर था। उसके चारों तरफ सन्नाटा छा गया। न सुमित की आवाज़ थी, न मीरा की। सिर्फ रेत के गिरने की सरसराहट थी। विजुअल। राहुल की आंखें बंद हैं। वह मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे से रेत धीरे धीरे उड़ रही है। उसे पहली बार सुकून महसूस हो रहा है। अचानक अंधेरा फट गया। एक धमाका हुआ और पूरी चौल मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। दृश्य 4। खामोश सुबह। एपिलॉग। अगली सुबह पुलिस और मोहल्ले के लोग उस मलबे के पास जमा थे। रात भर में 120 साल पुरानी चौल जमींदोज हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ।
इंस्पेक्टर सवाई को मलबे के बीच एक कैमरा मिला। उन्होंने उसका प्लेबैक बटन दबाया। फुटेज। कैमरे में राहुल दिख रहा था। वह सीढ़ियां उतर रहा था, पर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा राहुल का चेहरा बदलने लगा। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, वक्त कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रास्ता बदल लेता है। अचानक वीडियो में शोर, स्टैटिक आया और राहुल की जगह एक 1920 के दौर का आदमी दिखने लगा। इंस्पेक्टर ने डर के मारे कैमरा बंद कर दिया। जैसे ही वे वहां से जाने लगे, मलबे के नीचे से एक पुरानी पॉकेट वॉच मिली। उसकी सुइयां उल्टी घूम रही थीं और अगर कोई कान लगाकर सुनता तो उसे मलबे के नीचे से एक दबी हुई सिसकी सुनाई देती। अगला कौन है?